माहिरा बसों के अड्डे पर खड़ी थी और बार बार अपनी चादर की जेब टटोल रही थी। उसका बटुआ गायब था। उसे यकीन हो गया कि रश में किसी ने उसकी जेब काट ली है। वो घर जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रही थी, मगर अब उसके पास किराए के लिए 1 रुपया भी नहीं था। वो बहुत परेशान थी क्योंकि घर का रास्ता लंबा था और पैदल जाना मुमकिन नहीं था। उसने इधर उधर देखा कि शायद कोई जानने वाला मिल जाए, मगर वहां सब अजनबी थे। तभी उसकी नजर फुटपाथ पर बैठे एक फकीर पर पड़ी, जिसके सामने रखे प्याले में कुछ पैसे पड़े थे। माहिरा कुछ देर सोचती रही, फिर उसने फैसला किया कि उस फकीर से कुछ पैसे मांग लेगी उधार। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं था, मगर मजबूरी बहुत बड़ी चीज है। वो हिम्मत करके उस फकीर के पास गई। वो फकीर दरअसल जरियाब था, जो कि खुफिया इदारे का ऑफिसर था और किसी मुजरिम की तलाश में वहां बेस बदल कर बैठा था। जरियाब सर झुकाए अपने काम में ध्यान दे रहा था कि उसे अपने पास किसी के रुकने का एहसास हुआ। माहिरा ने कहा, बाबा मेरी बात सुने। जरियाब ने सर उठाकर उसे देखा, फिर फौरन नजरअंदाज कर दिया। वो इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहता था ताकि उसका ध्यान न बटे। माहिरा ने दोबारा कहा, बाबा मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मेरे ना पैसे चोरी हो गए हैं और मुझे घर जाना है। क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? मैं वादा करती हूँ कल आकर ना आपको वापस कर दूंगी। जरिया आपको ये सुनकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि लोग फकीरों को देते हैं, उनसे मांगते नहीं है। उसने जानबूझकर लापरवाही दिखाई और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, जैसे उसने सुना ही ना हो। उसका रवैया बहुत रूखा और मगरूर था। मायरा को उसके रवैये पर गुस्सा आया। उसने कहा, मैं आपसे भीख नहीं मांग रही, उधार मांग रही हूँ। आपको सुनाई नहीं दे रहा? मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। जरिया ने फिर कोई जवाब ना दिया और हाथ के इशारे से उसे जाने का कहा। ये बात मायरा को बहुत बुरी लगी। उसे लगा ये फकीर जानबूझकर उसे तंग कर रहा है। मायरा ने सोचा कि इसके सामने पैसे पड़े हैं और ये देने से इनकार कर रहा है, जबकि मैं वापस करने का कह रही हूँ। मायरा ने गुस्से में आकर अचानक हाथ बढ़ाया, प्याले में से 50 का एक नोट उठा लिया। सरियाब हैरान रह गया और उसने मायरा की तरफ देखा। मायरा ने नोट मुट्ठी में दबाकर बोली, बड़ी बदतमीज हो तुम। सीधे तरीके से मांगो तो मिलते नहीं है। ये 50 रुपए मैं उधार ले रही हूँ, याद रखना कल आकर वापस कर दूंगी। ये कहकर मायरा वहां से भागी और करीब खड़े एक रिक्शे में बैठ गई। सरेआब उसे देखता रह गया। वो चाहता तो उसे रोक सकता था, मगर वो इस लड़की की हिम्मत देखकर खामोश रहा। एक आम सी लड़की उसके सामने से पैसे लेकर चलेगी और वो कुछ ना कर सका। रिक्शा चल पड़ा। मायरा ने पीछे मुड़कर देखा। फकीर वहीं बैठा था। मायरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि कहीं वो फकीर उसके पीछे ही ना आ जाए, लेकिन अपनी जगह से जरियाब नहीं हिला। जब मायरा चली गई तो जरियाब मुस्कुराया। उसने अपने कान में लगे खुफिया आले पर अपने साथी से रब्ता किया। जरियाब ने कहा, राब्ता है? साथी ने पूछा, जी जनाब कोई खबर है? जरियाब ने कहा, नहीं, अभी तक मुजरिम नहीं आया, लेकिन एक लड़की आई थी जो मुझसे जबरदस्ती पैसे उधार ले गई है। साथी हैरान हुआ, क्या आप ठीक तो है? जरियाब ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस एक अजीब वाकया था। अरे तुम लोग होशियार है ना, हमारा मुजरिम किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। मायरा घर पहुंची तो उसकी हालत खराब थी। वो सीधी बावर्ची खाने में गई और पानी पिया। उसकी वालदा सहन में बैठी थी। मायरा ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि अगर वालदा को पता चला तो उसने फकीर से पैसे छीने हैं तो वह नाराज होंगी। मायरा ने दिल में अहद किया कि वो कल सबसे पहले जाकर वो पैसे वापस करेगी और माफी मांगेगी। उधर जरियाब का काम खत्म हो गया। उसे इतला मिली थी कि जिस मुजरिम कालू की उसे तलाश है वो इस इलाके की एक कच्ची बस्ती में छुपा हुआ है। जरियाब ने फैसला किया कि वो फकीर का रूप खत्म कर देगा। उसे इस बस्ती के अंदर रहना होगा ताकि वो कालू पर नजर रख सके। जरियाब ने सोचा कि उसे कोई ऐसा रूप धारना चाहिए जिस पर कोई शक न करे। एक ऐसा किरदार जो हर घर में जा सके और लोग उसे आसानी से कबूल कर ले। उसके ज़हन में चमक का ख्याल आया, एक ऐसा किरदार जो सबको हंसाए और किसी को उसकी असलियत का पता ही न चले। जरियाब ने अपने साथियों को हदायत दी कि वो बस्ती के बाहर रहे और उसकी इशारे का इंतजार करें, और वो खुद भेस बदल कर बस्ती में जाएगा। वो नहीं जानता था कि वो जिस बस्ती में वो जाने की तैयारी कर रहा है वहां वही लड़की रहती है जिसने आज उससे पैसे लिए थे। तकदीर उन दोनों को दोबारा मिलाने वाली थी। मायरा रात को अपने बिस्तर पर लेटी सोच ही रही थी कि वो कल इस फकीर का सामना कैसे करेगी। उसे अपनी हरकत पर पछतावा भी हो रहा था और दूसरी तरफ जरियाब अपने नए मिशन की तैयारी कर रहा था। वो दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि उनकी कहानी अभी शुरू हुई है। ये 50 रुपए का उधार उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाला था। अगली सुबह जरियाब ने अपना हुलिया मुकम्मल तौर पर बदल लिया। अब वो जरियाब नहीं बल्कि चमक था।
उसने भड़कीले रंग के कपड़े पहने, हाथों में कांच की चूड़ियां डाली और चेहरे पर गहरा सिंगार था। उसका अंदाज और बोलचाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अपने साथियों को हदायत देकर सीधा उस बस्ती की तरफ रवाना हो गया जहां उसे मुजरिम की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। जरियाब गली में दाखिल हुआ और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए जोर से ताली बजाई। उसने आवाज लगाई, अरे कोई है, रास्ता दो चमक को। लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे और रास्ता छोड़ दिया। जरियाब की नजरें बड़ी तेजी से हर घर का जायजा ले रही थी। वो चलता हुआ एक घर के सामने रुक गया। ये घर इस जगह के बिल्कुल सामने था जहां उसे शक था कि मुजरिम कालू के आदमी मौजूद है। अभी वो घर के दरवाजे को देख ही रहा था कि दरवाजा खुला और मायरा बाहर निकली। मायरा गुस्से में लग रही थी। उसने बाहर खड़े बच्चों को डांटा, तुम लोग यहाँ शोर क्यों मचा रहे हो, मेरे अब्बू बीमार है, जाओ यहाँ से। जरियाब ने मायरा को देखा और चौंक गया। ये तो वही लड़की है जिसने कल बस अड्डे पर से पैसे लिए थे। जरियाब को यकीन न आया कि उसी लड़की के घर के सामने खड़ा है। उसने खुद को संभाला और चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। मायरा बच्चों को बेचकर मुड़ी तो उसकी नजर सामने खड़ी चमक पर पड़ी। चमक उसे बड़ी गौर से दिख रही थी। मायरा ने नागवारी से पूछा, क्या मसला है, ऐसे क्यों देख रही हो। जरियाब ने फौरन ताली बजाई और अपनी जनाना लहजे में बोला, हाय ला, इतना गुस्सा, मैं तो तुम्हारे बोलीपन को देख रही थी। गुस्सा बहुत मत किया करो गुड़िया, रंग काला हो जाएगा। माया को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। उसने जाने के लिए कदम बढ़ाए। जरियाब जानता था कि उसे इसी घर में जगह चाहिए क्योंकि यहाँ से वो अपने दुश्मन पर बेहतरीन नजर रख सकता था। चमक ने जल्दी से कहा, सुनिए बीबी, मुझे एक मदद चाहिए। मुझे रहने के लिए कमरा किराए पर चाहिए। क्या आपके घर में कोई जगह खाली है? मैं किराया नकद दूंगी और पेशगी दूंगी। माहिरा रुक गई। उसने मुड़कर सख्ती से जवाब दिया, नहीं, हमारे पास कोई जगह नहीं है, आप कहीं और जाकर देखें। मायरा ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की लेकिन तभी अंदर से उसकी वालदा की आवाज आई, कौन है मायरा, किससे बात कर रही हो। मायरा की वालदा खांसती हुई दरवाजे पर से बाहर आई। उन्होंने सामने खड़े अजीब फुलिये वाले इंसान को देखा तो सवालिया नजरों से मायरा की तरफ देखा। चमक ने मौका जाया ना किया और फौरन आगे बढ़कर मायरा की वालदा को सलाम किया। सलाम खाला जी, मैं चमक हूँ। मैं एक शरीफ इंसान हूँ, बस सर छुपाने को छत चाहिए। मैं सारा दिन काम पर रहती हूँ, बस रात को सोने के लिए जगह चाहिए। मैं आपको मुंह मांगा किराया दूंगी। मायरा ने फौरन अपनी वालदा से कहा, अम्मी, हम इसे घर में कैसे रख सकते हैं, ये मुनासिब नहीं है। चमक ने मायरा की बात काट दी। वालदा की तरफ देखकर बोली, खाला जी, लोगों की बातों पर मत जाए, मैं आपकी बेटियों की तरह ही रहूंगी। मेरे पास पैसे हैं, मैं भी आपको 2 महीने का किराया पहले दे सकती हूँ। ये कहकर चमक ने अपने पर्स से नोटों की गड्डी निकाली और वालदा की तरफ बढ़ा दी। मायरा की वालदा ने पैसों को देखा। घर में पैसों की बहुत तंगी थी, दवाइयाँ खत्म थी और राशन भी नहीं था। मजबूरी ने उनके फैसले पर असर डाला। वालदा ने मायरा को खामोश रहने का इशारा किया और चमक से कहा, देखो बेटा, हमारा घर शरीफ लोगों का है, अगर तुम शराफत से रहोगी तो ऊपर वाला कमरा खाली है, वहां बाहर से सीढ़ियां जाती है, तुम वहां रह सकती हो। मायरा हैरान रह गई, अम्मी, अब क्या कह रही है। वालदा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा मजबूरी है, तुम्हारे अब्बू की दवाई ले ली है और घर का खर्चा भी चलाना है, अल्लाह मालिक है। चमक ने खुशी से ताली बजाई और पैसे मायरा के वालदा के हाथ में रख दिए। शुक्रिया खाला जी, आप फिक्र न करें, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, मैं अभी अपना सामान लेकर आती हूँ। मायरा गुस्से से चमक को घूरती रही मगर अपनी माँ के सामने कुछ न बोल सकी। वो पैर पटकती हुई अंदर चली गई। जरियाब ने दिल में सुख का सांस लिया। उसका पहला वार कामयाब हो गया था। वो ना सिर्फ उस मोहल्ले में दाखिल हो गया था बल्कि इस घर में भी जगह बना ली थी जहाँ से उसे अपने हदफ को आसानी से वो देख सकता था। जरियाब ने अपना छोटा सा बैग उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते उसने गली की दूसरी तरफ देखा। वहां कुछ लोग मशकूक अंदाज में खड़े बातें कर रहे थे। जरियाब समझ गया कि वो सही जगह पहुंचा है। ऊपर कमरे में पहुंचकर जरियाब ने दरवाजा बंद किया और खिड़की से बाहर झांका। मायरा नीचे सहन में बैठी अपनी माँ से बहस कर रही थी। जरियाब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो सोच रहा था कि किस्मत का खेल भी अजीब है। कल जो लड़की उससे 50 रुपए छीन कर भागी थी, आज वो उसी के घर में किराएदार बनकर आ गया था। जरियाब ने खुद से कहा, अब यहाँ रहकर मुझे वो 2 काम करने हैं, एक तो कालू को पकड़ना है और दूसरा इस लड़की के घर वालों की हिफाजत करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग किसी बड़ी मुसीबत में घिरे हुए हैं। इसी तरह जरियाब उस घर का हिस्सा बन गया। मायरा को अभी तक खबर नहीं थी कि चमक कौन है और इसका असल मकसद क्या है। वो बस उसे मुसीबत ही समझ रही थी, जबकि जरियाब उसके लिए एक ढाल बनकर आया था। घर के ऊपर वाले हिस्से में मुंतकिल होने के बाद जरियाब ने सबसे पहले अपने कमरे का जायजा लिया।
उसे अपना मुख्तसर सामान एक कोने में रखा और खिड़की से बाहर देखा। सामने वाली इमारत साफ नजर आ रही थी, जहां उसके हदफ के मौजूद होने के इम्कान थे। सर आपने सुकून का सांस लिया, क्योंकि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका था। अगले 2 दिन में घर का नक्शा ही बदल गया। जरा आपने चमक के रूप में घर में अपनी जगह बना ली। सुबह सवेरे नीचे आता और मायरा की वालदा के कामों में हाथ बटाने लगता। कभी वो उनके लिए चाय बनाता, कभी उनके पैर दबाता। मायरा की वालदा जो बीमारी और तन्हाई से तंग आ चुकी थी, उन्हें चमक की सूरत में बातें करने वाला एक साथी मिल गया था। मायरा कॉलेज से वापस आई तो उसने देखा कि चमक उसकी वालदा के पास बैठी बातें कर रही है और वालदा हंस रही है। मायरा को अजीब लगता था, लेकिन अपनी माँ की खुशी देखकर खामोश रहती थी। मायरा ने बैग एक तरफ रखा और गुस्से से बोली, अम्मी आपने दवाइयाँ खाई? वालदा ने जवाब दिया, हाँ बेटा, चमक ने वक्त पर दे दी थी। तुम फिक्र नहीं करो, ये मेरा बहुत ख्याल रखती है। चमक ने ताली बजाई और मटकते हुए बोली, अरे गुड़िया, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना। खाला जी, अब मेरी जिम्मेदारी है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मायरा ने नागवारी से चमक को देखा और बावर्ची खाने में चली गई। शाम के वक्त मायरा सहन में बैठी सब्जी काट रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी थी। जरिया आप ऊपर से नीचे उतरा, उसने देखा कि मायरा खामोश और उदास है। वो समझ गया कि कोई बात जरूर है। जरिया आपने फैसला किया कि वो मायरा से बात करेगा, ताकि घर के हालात और इलाके के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सके। चमक मायरा के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। कभी बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है गुड़िया, आज बहुत चुप चुप हो? कॉलेज में किसी से लड़ाई हुई है क्या? मायरा ने सर झुकाए रखा और नफी में सर हिलाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चमक ने इसरार किया, देखो मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, अगर कोई परेशानी है तो बता दो, दिल हल्का हो जाएगा तुम्हारा। मायरा ने छड़ी रख दी और गहरी सांस ली। उसके दिल में एक बोझ था जो वो किसी से बांटना चाहती थी। मायरा ने धीमी आवाज में कहा, दरअसल मुझसे एक गलती हो गई है। 2 दिन पहले मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे और मुझे घर आने की जल्दी थी। बस अड्डे पर एक फकीर बैठा था, मैंने मजबूरी में उसके पैसे उठा लिए। सर आपका दिल जोर से धड़का। उसे वो पूरा मंजर याद आया जब मायरा ने उसे 50 रुपए छीने थे। उसे अपनी हंसी रोकने के लिए बहुत सख्त करना पड़ा, लेकिन उसने चेहरे पर हैरत और सदमे के तासुरात सजाए। चमक ने मुंह पर हाथ मारा और डरामाई अंदाज में कहा, हाय ला, तुमने फकीर को लूट लिया? तोबा तोबा गुड़िया, तुम तो बड़ी खतरनाक निकली। लोग फकीरों को देते हैं और तुम उनसे छीन लाई। मायरा घबरा गई और जल्दी से सफाई पेश की, नहीं नहीं, मैंने लूटा नहीं। मैंने उससे कहा कि ये उधार है। मैंने वादा किया था उससे कि मैं अगले दिन आकर वापस कर दूंगी, मगर कल और आज वहां गई भी थी ताकि उसके पैसे वापस कर सकूं, लेकिन वो बाबा वहां मिला ही नहीं। मायरा की आवाज भर आई, मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो मुझे बददुआई ना दे रहा हो। मेरा जमीन मुझे मलामत कर रहा है कि मैंने एक गरीब के पैसे मार लिए। जरा आप मायरा की बातें सुनकर हैरान रह गया। वो सोच रहा था कि इस जमाने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो 50 रुपए जैसी मामूली रकम के लिए इतने परेशान होते हैं। उसे मायरा की ईमानदारी और मासूमियत पर प्यार आने लगा। वो जानता था कि वो फकीर वही था और उससे मायरा को माफ भी कर दिया था, लेकिन वो ये बात जाहिर नहीं कर सकता था। चमक ने मुस्कुराते हुए मायरा के कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली दी, अरे पगली, रोती क्यों है? फकीरों का दिल बादशाहों जैसा होता है, उसे तुम्हें माफ कर दिया होगा। तुम तो नीयत साफ रखी होगी ना, बस अल्लाह नीयत देखता है। मायरा ने आंसू साफ किए और पूछा, सच? आपको लगता है कि मुझे गुनाह नहीं मिलेगा? चमक ने जोर से हाँ में सर हिलाया, बिल्कुल नहीं, मैं गारंटी देती हूँ। चलो अब ये उदास चेहरा ठीक करो, वरना तुम्हारी अम्मी देखेंगी तो परेशान हो जाएगी। मायरा के चेहरे पर थोड़ा सुकून आ गया। उसे चमक की तरफ देखा और पहली बार नरम लहजे में बोली, शुक्रिया चमक आपा, आपने मेरा दिल हल्का कर दिया। मैं बिला वजह घबरा रही थी। चमक ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस अगली बार किसी फकीर को देखो तो उसे लूटने की बजाय कुछ दे देना। मायरा भी हल्का साजा से मुस्कुरा दी। जरियाब ने बातों बातों में पूछा, वैसे गुड़िया, ये तुम्हारे मोहल्ले में सामने वाले गोदाम किसका है? वहां बड़े अजीब से लोग आते जाते हैं, मुझे तो डर लगता है। मायरा के चेहरे पर संजीदगी आ गई। उसने आवाज धीमी की और बोली, कालू का अड्डा है, वो इस इलाके का बहुत बड़ा आदमी है, सब उससे डरते हैं। अब्बू कहते हैं कि हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए, तुम भी वहां मत जाना। जराब चौंकना हो गया। उसे अपनी मतलूबा मालूमात मिल रही थी। उसने जान बनकर पूछा, अच्छा, क्या पुलिस उसे पकड़ती नहीं? मायरा ने मायूसी से कहा, पुलिस क्या करेगी, वो बहुत ताकतवर है, हमारे जैसे गरीब लोग बस खामोशी रहते हैं। जराब ने दिल में सोचा,
کہ اب کالو کی طاقت ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ اسے مائرہ کو تسلی دی، فکر نہ کرو، ہر برائی کا ایک نہ ایک دن خاتمہ ہوتا ہے۔ رات کے زریاب اپنے کمرے میں واپس آیا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر سامنے والے گودام کو دیکھ رہا تھا اور مائرہ کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ مائرہ اور اس کے والدین ان مجرموں کے بیچ پھنسے ہوئے ہیں اور بہت خوفزدہ ہے۔ زریاب نے خود سے عہد کیا، مائرہ تم نے 50 روپے کا ادھار لیا تھا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اس خوف سے نجات دلاؤں گا کہ میرا تم پر ادھار رہا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ گودام سے کچھ لوگ نکل کر مائرہ کے گھر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ زریاب کی آنکھوں میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ سمجھ گیا کہ دشمن کی نظر اب اس گھر پر بھی آ گئی ہے۔ اسے پہلے سے زیادہ ہوشیار رہنا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور سب سو رہے تھے، مگر زریاب جاگ رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی بتیاں بجھا دی تھی اور وہ کھڑکی کی اوٹ سے سامنے والے گودام پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اچانک گودام کا دروازہ کھلا اور 3 آدمی باہر نکلے۔ ان میں سے ایک نے مائرہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور باقی دونوں سے کچھ کہا۔ زریاب چونکنا ہو گیا۔ اسے شک گزرا کہ شاید مائرہ کے والد ان لوگوں کے راستے میں آ رہے ہیں یا پھر ان لوگوں کو اس گھر سے کچھ چاہیے۔ زریاب نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ مائرہ اور اس کے گھر والوں کی حفاظت مزید سخت کر دے گا۔ وہ ساری رات جاگتا رہا، ان لوگوں کی نقل و حرکت نوٹ کرتا رہا۔ صبح ہونے تک وہ لوگ واپس اندر چلے گئے۔ زریاب نے سکھ کا سانس لیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ دوپہر کے وقت مائرہ گھر کا سودا سلف لینے کے لیے بازار جانے لگی۔ چمک یعنی زریاب نے اوپر سے آواز دی، ارے گڑیا کہاں جا رہی ہو اکیلے؟ مائرہ نے جلدی سے کہا، بس سبزی لینے جا رہی ہوں، ابھی آ جاؤں گی۔ زریاب کو تسلی نہ ہوئی، اس نے بیس بدلا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی احتیاط سے مائرہ کے پیچھے پیچھے نکل گیا۔ بازار میں کافی رش تھا۔ مائرہ ایک دکان پر کھڑی سبزی تلوا رہی تھی کہ 2 آوارہ قسم کے لڑکے اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ مائرہ کو دیکھ کر جملے کسنے لگے۔ مائرہ نے نظر انداز کی اور جلدی سے آگے بڑھ گئی، لیکن وہ لڑکے باز نہ آئے۔ انہوں نے ایک ویران گلی میں مائرہ کا راستہ روک لیا۔ مائرہ گھبرا کے رو بولی، راستہ چھوڑ دو میرا ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ ایک لڑکا ہنسا اور بولا، مچا دو شور، دیکھیں کون آتا ہے مدد کو۔ ابھی وہ مائرہ کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک زوردار آواز آئی، خبردار اگر ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ یہ چمک تھی جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لڑکے چمک کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ایک نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، لو جی اب یہ ہمیں روکے گی، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ چمک نے زور سے تالی بجائی اور بددعائیں دینے لگی، تمہارا بیڑا گرک ہو، شرم نہیں آتی اکیلی لڑکی کو تنگ کرتے۔ ایک لڑکے کو غصہ آ گیا، اس نے آگے بڑھ کر چمک کو زور سے دھکا دی اور گالی دی۔ اسی لمحے زریاب اپنے چمک والے کردار کو بھول گیا۔ ایک تربیت یافتہ فوجی آفیسر کی طرح اس کا رد عمل بجلی کسی تیزی سے سامنے آیا۔ جیسے ہی لڑکی نے ہاتھ اٹھایا، زریاب نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے بری طرح مروڑا اور ایک ہی داؤ میں اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ لڑکا درد سے چیخا اور مٹی میں لوٹنے لگا۔ دوسرا لڑکا یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ زمین پر گرا لڑکا بھی لنگڑاتا ہوا بھاگ گیا۔ مائرہ یہ سب دیکھ کر پتھر کا بت بن گئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پڑی رہ گئی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ چمک جیسی نازک اور نخرے کرنے والی شخصیت میں اتنی طاقت، ایسا داؤ پیچ کہاں سے آیا؟ مائرہ نے حیرت سے پوچھا، چمک آپا یہ آپ نے کیسے کیا؟ آپ میں اتنی طاقت؟ زریاب کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے جذباتی ہو کر اپنی اصلیت کی جھلک دکھا دی تھی۔ اسے جلدی سے اپنا پینترا بدلا، اسے دوبارہ تالی بجائی اور ہانپتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، بس جب غصہ آتا ہے تو مجھے ایسے ہی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ سب جوانی کا جوش ہے گڑیا، کبھی کبھی میرا ہاتھ بھاری پڑ جاتا ہے۔ مائرہ ابھی بھی حیرت میں تھی، لیکن اس نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ وہ خوفزدہ تھی اور اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ چمک نے کہا، چلو اب گھر چلو، زمانہ بہت خراب ہے، اکیلی آئندہ مت آنا۔ راستے میں زریاب سوچ رہا تھا کہ آج وہ بال بال بچا۔ اگر مائرہ تھوڑی سی بھی شک کرنے والی ہوتی تو آج اس کا پول کھل جاتا، لیکن اس واقعے نے اسے یقین دلا دیا کہ کالو کے لوگ اسے کھلے عام بدماشی پر اتر آئے اور مائرہ کو اکیلا چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ گھر پہنچ کر مائرہ نے چمک کا شکریہ ادا کیا کہ اگر آپ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ چمک نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ذرا اپنے دل میں عہد کیا کہ جب تک وہ یہاں ہے مائرہ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگلے دن زریاب کو اپنے ادارے سے پیغام ملا کہ اسے کچھ گھنٹوں کے لیے گھر جانا چاہیے۔ زریاب نے چمک کا حلیہ اتارا اور اپنا اصلی روپ دھار لیا۔ اب وہ ایک باوقار اور سنجیدہ آفیسر لگ رہا تھا۔
وہ اپنے گھر پہنچا جہاں اس کے والدین اس کا انتظار کر رہے تھے۔ زریاب کی والدہ نے اسے دیکھتے ہی گلے لگایا اور پاس بٹھایا۔ انہوں نے میز سے ایک تصویر اٹھائی اور زریاب کے سامنے رکھ دی۔ والدہ نے خوشی سے کہا، زریاب کی دیکھو، یہ میری سہیلی کی بیٹی ہے، بہت امیر گھرانے کی ہے، پڑھی لکھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین رہے گی، میں چاہتی ہوں کہ تم ہاں کر دو تو ہم رشتہ پکا کر لیں۔ زریاب نے تصویر پر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ تصویر میں ایک لڑکی بہت زیادہ بناؤ سنگار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زریاب کے ذہن میں اچانک مائرہ کا سادہ اور پریشان چہرہ گھوم گیا۔ وہ لڑکی جو 50 روپے کے لیے لڑ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ زریاب نے تصویر واپس میز پر رکھتی اور سنجیدگی سے کہا، امی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اور ویسے بھی مجھے ایسی مصنوعی زندگی گزارنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ مجھے کچھ ایسی جیون ساتھی چاہیے جو حقیقت پسند ہو، جس میں سادگی ہو اور جو مشکلات کا مقابلہ کرنا جانتی ہو۔ والدہ نے حیرت سے پوچھا، بیٹا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہمیں اپنے برابر کا رشتہ دیکھنا ہے نا۔ زریاب نے مسکرا کر کہا، برابری دولت سے نہیں دل سے ہوتی ہے، آپس مجھے تھوڑا سا وقت دیں، فی الحال میرا دھیان اپنے کام پر ہے۔ زریاب وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، مگر اس کے دل و جان چکا تھا جسے مائرہ جیسی لڑکی ہی بھا گئی ہے۔ زریاب واپس اپنے مشن پر لوٹا اور دوبارہ چمک بن کر مائرہ کے گھر پہنچ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے اسے عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ وہ سیدھا مائرہ کی والدہ کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ مائرہ کی والدہ کے ہاتھ میں سونے کی 2 پرانی چوڑیاں تھیں اور وہ رو رہی تھی۔ انہوں نے مائرہ سے کہا، بیٹا اب وہ کوئی راستہ نہیں بچا، تمہارے ابو کی حالت بگڑتی جا رہی ہے اور ڈاکٹر نے مہنگی دوائیاں لکھ کر دی ہیں، گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں یہ چوڑیاں بیچنی ہوں گی۔ مائرہ نے روتے ہوئے ماں کا ہاتھ تھام لیا، امی یہ آپ کی شادی کی آخری نشانی ہے، ہم انہیں نہیں بیچ سکتے، میں ٹیوشن کے پیسے مانگتی ہوں، شاید کچھ انتظام ہو جائے۔ والدہ نے مایوسی سے سر ہلایا، ٹیوشن کے پیسوں سے اتنی مہنگی دوائیاں نہیں آئیں گی، ضد مت کرو، جاؤ اور انہیں سنار کے پاس لے جاؤ۔ زریاب دروازے کے پاس کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ کتنی مشکل میں ہیں اور اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے۔ زریاب نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ ایسا نہیں ہونے ہوگا۔ چمک نے زور سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ ارے ارے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ماں بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ چمک نے بلند آواز میں پوچھا۔ مائرہ نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور چوڑیاں چھپانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں چمک، آپا بس ایسے ہی، بس کوئی پرانی باتیں یاد آ گئی تھی۔ چمک نے آگے بڑھ کر مائرہ کا ہاتھ تھام لیا اور چوڑیاں نکال لی۔ جھوٹ مت بولو گڑیا، میں نے سب سن لیا ہے، تم یہ چوڑیاں بیچنے جا رہی تھی۔ والدہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، بیٹا مجبوری ہے۔ چمک نے وہ چوڑیاں واپس والدہ کے ہاتھ میں تھمائی اور اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکال کر زبردستی مائرہ کے ہاتھ میں دے دیے۔ چمک بولی، خبردار جو یہ سونا بیچا، یہ پیسے رکھو اور واپس کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ چمک آپا ہم آپ سے پیسے نہیں لے سکتے، آپ محنت کرتی ہیں، ہم یہ کیسے لے لیں؟ چمک نے غصے سے تالی بجائی اور بولی، بس چپ کرو، میں نے کہا نا رکھ لو، مجھے آج شادی میں ناچنے پر بہت سارا انعام ملا ہے، میں اکیلی جان ہوں، اتنے پیسے کیا کروں گی؟ یہ سمجھو کہ میں تمہیں ادھار دے رہی ہوں، جب تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے تو واپس کر دینا۔ والدہ نے روتے ہوئے چمک کو دعائیں دی، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، تم نے ہماری آج عزت رکھ لی۔ زریاب کو سکون مل گیا کہ اس نے بنا اپنی اصلیت ظاہر کی ان کی مدد کر دی۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک باہر دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ دستک کا انداز بہت بدتمیزانہ تھا۔ مائرہ نے گھبرا کر پوچھا، کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ چمک نے اشارہ کیا کہ وہ ڈرے نہیں۔ مائرہ نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک کریہا شکل کا آدمی کھڑا تھا جس کے منہ میں پان تھا اور ہاتھ میں ایک موٹی سی لاٹھی تھی۔ یہ کالو کا خاص آدمی تھا۔ اس نے مائرہ کو گھورتے ہوئے کہا، اپنے باپ کو بلا باہر، کالو بھائی نے پیغام بھیجا ہے۔ مائرہ کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ زریاب پیچھے کھڑا سب دیکھ رہا تھا اور اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ دشمن نے براہ راست وار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مائرہ کے والد اپنی بیماری کے باوجود لاٹھی ٹیکتے ہوئے دروازے تک آئے۔ انہوں نے سامنے کھڑے بدماش کو دیکھا تو ان کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہو گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کالو کا آدمی ہے اور یہاں کسی خیر کی غرض سے نہیں آیا۔ بدماش نے مائرہ کے والد کو دیکھتے طنزیہ انداز میں کہا، بڑے میاں بہت آرام کر لیا، کالو بھائی نے اپنا پرانا حساب مانگا ہے، یاد ہے نا وہ قرضہ جو تم نے 5 سال پہلے لیا تھا؟
माहिरा के वालिद हकला कर बोले, कौन सा कर्जा? मैंने तो सारा कर्जा 2 साल पहले ही उतार दिया था। अब तो मेरे जिम्मे एक पैसा भी नहीं है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। बदमाश ने जोरदार कहका लगाया और अपनी लाठी जमीन पर मारकर बोला, सूद कौन देगा? असल रकम तो दे दी थी, लेकिन उस पर जो सूद चढ़ा है वो अब 2 लाख रुपए बन चुका है। कालू भाई ने कहा, या तो कल तक वो 2 लाख रुपए मेज पर रख दो, वरना। माहिरा ने तरफ को पूछा, वरना क्या? हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, हम 2 लाख कहाँ से लाएंगे? अल्लाह से डरो, क्यों जुल्म कर रहे हो हम पर? बदमाश ने माहिरा को गंदी नजरों से घूरा और बेशर्मी से बोला, अगर पैसे नहीं है तो कालू भाई ने दूसरा रास्ता भी बताया। वो तुम्हारी इस बेटी से शादी करने को तैयार है। अगर कल तक पैसे ना मिले तो माहिरा की डोली कालू भाई के घर जाएगी, कर्ज भी माफ और बेटी भी राज करेगी। ये बात सुनते ही माहिरा के वालिद के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, खुदा के लिए ऐसा मत कहो, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन तुम्हारे पैसे चुका दूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। बदमाश ने हकारत से मायरा के वालिद को धक्का दिया, जिससे वो गिरते गिरते बची। वक्त खत्म हो चुका है, कल शाम तक का फैसला कर लो, या नोट या बेटी। जरियाब जो चमक के रूप में अब तक दरवाजे की ओट में खड़ा था, ये सब सुन रहा था। उसका खून खौल उठा। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी आगे बढ़े और उस बदमाश की जुबान खींच ले, लेकिन वो जानता था कि अभी जज्बात से नहीं, दिमाग से काम लेना है। अगर उसने अभी कुछ किया तो उसका सारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। चमक ने आगे बढ़कर बदमाश को ललकारा, खबरदार, जो बड़े मियाँ को हाथ लगाया, शर्म नहीं आती? बुजुर्गों पर हाथ उठाते हुए, जाओ अपने कालू से कह दो कि शेर के मुंह में हाथ मत डाले। बदमाश ने चमक कर देख कर हकारत से थूका, तो बीच में मत पड़, ये इनका मामला है, अगर अपनी खैर चाहती है तो खामोश रहे। ये कहकर वो बदमाश धमकियां देता हुआ चला गया। दरवाजा बंद होते ही घर में कहराम मच गया। मायरा के वालिद वहीं दहलीज पे बैठकर रोने लगे। वालदा ने अपना सर पीट लिया। मायरा कुछ देर तो सुन खड़ी रही, जिसे समझ ना आया हो कि क्या क़यामत टूट पड़ी है। फिर वो भागती हुई सीढ़ियां चढ़कर छत पर चली गई। सरेआब ने मायरा के वालिद को सहारा देकर चारपाई पर बिठाया और वालदा को पानी दिया। चमक ने तसल्ली दी, खाला जी आप हौसला रखे, अल्लाह बड़ा कादसाज है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। वालदा ने रोते हुए कहा, कौन सा रास्ता चमक? कालू पूरे शहर का बदमाश है, वो मेरी बच्ची को उठा ले जाएगा, इससे बेहतर है कि हम सब जहर खा ले। जरियाब का दिल उनकी बेबसी देखकर कट रहा था। उसने फैसला किया, अब कालू की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसने वालदा को संभाला और फिर मायरा के पीछे वो छत पर गया। छत पर मायरा मंडीर के साथ लगकर फूट फूट कर रो रही थी। उसका पूरा वजूद हचकोलों हिचकियों से हिल रहा था। जराब धीरे से उसके पास गया। चमक ने नरमी से मायरा के सर पर हाथ रखा। गुड़िया। मायरा ने पलटकर चमक को देखा। उसकी आंखें सुर्ख थी। वो दहाड़े मार कर रोने लगी और चमक के गले लगे। क्यों चमक आपा, क्यों? हम गरीब हैं तो क्या हमारी इज्जत कुछ भी नहीं? वो जानवर मुझसे शादी करना चाहता है जो मेरे बाप की उम्र का है। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उसके घर नहीं जाऊंगी। मायरा चमक के सीने से लगकर रो रही थी। सर आपने जिंदगी में बहुत से सख्त मराहल देखे थे, गोलियों की बौछार देखी थी, लेकिन मायरा के आंसुओं ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसे पहली बार मायरा के लिए अपने दिल में शदीद जज्बा महसूस हुआ। ये सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, ये कुछ और था। एक मर्द का अपने पसंदीदा औरत के लिए हिफाजती हिसार बन जाने का जज्बा। जरिया ने मायरा के सर पर हाथ फिरा और उसे खुद से अलग किया। उसने मायरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी तरफ देखो गुड़िया, मैं वादा करती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ कालू तुम्हारे बाल भी बेका नहीं कर सकता। वो कल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तुम अपने आंसू साफ करो। मायरा ने सिसकते हुए कहा, आप क्या कर सकती है, वो बहुत ताकतवर है। चमक ने एक अजीब सी संजीदगी से कहा, ताकतवर सिर्फ खुदा की जात है। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। तुम बस मुझ पर यकीन रखो। मायरा को चमक के लहजे में एक ऐसा यकीन नजर आया जिसने उसे थोड़ा सा सहारा दिया। जरियाब ने दिल में कसम खाई कि कल सुबह सूरज को रूप होने से पहले कालू का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अब ये लड़ाई सिर्फ मुल्क के कानून की नहीं थी, अब ये जरियाब की जाती लड़ाई बन चुकी थी। रात का खौफनाक मरहला गुजर चुका था, लेकिन आने वाली शाम का खौफ मायरा और उसके वालिदैन के सरों पर तलवार बनकर लटक रहा था। घर में सफ़ी मातम बिछी हुई थी। मायरा के वालिद बार बार अपने पुराने कागजात से टोल रहे थे कि शायद कोई ऐसा सबूत मिल जाए
जिससे वो ये साबित कर सके कि कर्ज उतर चुका है। मगर सब बेसुध था। दरियाब जानता था कि दुश्मन होशियार है और उसने चमक पर भी नजर रखी हुई होगी। उसे एक अहम काम के लिए बाहर जाना था, मगर चमक बनकर निकलना खतरे से खाली नहीं था। उसे खदशा था कि अगर वो चमक के रूप में बाहर गया तो कालू के मुखबिर उसका पीछा करेंगे। दरियाब ने फैसला किया कि वो ही पुराना फकीर वाला बेस दोबारा इस्तेमाल करेगा, क्योंकि फकीरों पर कोई शक नहीं करता। दरियाब बड़ी महारत से पिछले रास्ते से निकला और कुछ ही देर में उसी बस अड्डे पर अपने पुराने ठिकाने पर जा बैठा। उसका मकसद सिर्फ बेस बदलना नहीं था, बल्कि वो ये देखना चाहता था कि कालू के आदमी शहर में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। उसने अपने सामने वही पुराना प्याला रखा और सर झुका लिया। कुछ देर बाद जरा आपने देखा कि मायरा वहां से गुजर रही है। उसकी चाल में वो बेड़ी वाली तेजी नहीं थी। उसके कंधे झुके हुए थे और चेहरे पर शायद शिकस्तगी थी। वो शायद किसी वकील या रिश्तेदार के घर से मायूस होकर लौट रही थी। मायरा की नजर अचानक फकीर पर पड़ी। वो रुक गई। उसके पास इस वक्त दुनिया जहान के मसाइल थे, सर पर शादी लटकती तलवार, मगर अपने कर्ज उतारना नहीं भूली थी। उसने अपने पर्स से 100 रुपए का नोट निकाला, 50 रुपए उधार और 50 रुपए अपनी तरफ से। मायरा आहिस्ते से चलती फकीर के पास के नोट उसके प्याले में डाल दिया। ये लो बाबा। मायरा की आवाज में दुख घुला हुआ था। ये वो 50 रुपए हैं जो मैंने उस दिन जबरदस्ती दिए थे, और ये ऊपर के 50 रुपए मेरी तरफ से रख लो। मुझे माफ कर देना, मैंने उस दिन तुम्हारा दिल दुखाया था। तो जरा आपका दिल मुट्ठी में आ गया। ये लड़की जो खुद जिंदगी और मौत की कश्मकश में खड़ी थी, उसे अपना मामूली सा कर्ज याद था। जरा आपकी नजरें मायरा के लड़ते हुए हाथ पर थम गई थी। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि लड़की हीरे की तरह खड़ी है। जरा आपसे रहा ना गया। जज्बात के रिले में वो अपनी एहतियात भूल गया। उसने सर उठाए नहीं, मगर धीमी और भारी आवाज में बोला, बेटी, अगर दिल साफ हो तो उधार माफ हो जाता है। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। ये जुमला मायरा के कानों में गूंज गया। वो जो चाहने के लिए मुड़ चुकी थी झटके से रुकी। ये अल्फाज, ये लहजा, ये आवाज का भारीपन, ये सब कुछ बहुत जाना पहचाना था। खासतौर पर बेटी कहने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे कभी कभी चमक जज्बाती होकर कहती थी। ये शेर, ये आज किसी और की थी। मायरा का दिमाग उलझ गया। आयरा तेजी से पलटी और फकीर को गौर से देखा। बाबा, आपकी आवाज? मायरा ने शक भरी आंखों से पूछा। मैंने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी है। आप कौन है? जरा आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने फौरन खांसी का ड्रामा कर अपनी आवाज को बहुत ज्यादा बारीक और लर्जा खेज बना दिया। क्या हुआ बेटी? मैं तो एक मामूली फकीर हूँ। तुम शायद किसी और को याद कर रही हो। जाओ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मायरा कुछ लम्हे से देखती रही। शक की एक लहर उसके जहन में आई, मगर फिर उसने झटक दी। भला एक फकीर का इस जिंदगी से क्या ताल्लुक हो सकता है? और चमक तो औरत है, ये मर्द है। मायरा ने सर झटका और बोझल कदमों से घर की तरफ चल पड़ी। नजरिया आपने उसे जाते हुए देखा और गहरी सांस ली। वो बाहर बाहर बचा था, लेकिन उस मुलाकात ने उसका इरादा मजीद पक्का कर दिया था। अब वो कालू को मजीद एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी वही सोच ही रहा था कि उसकी खुफिया आले पर सिग्नल महसूल हुआ। हेडक्वार्टर से इंतहाई अहम इतला आई थी। एजेंट जरा आप तो अच्छा फरमाए। कालू ने अपने मंसूबा बदल लिया है। वो कल शाम का इंतजार नहीं करेगा। हमें वसत का इतला मिली है कि वो आज रात ही मायरा के घर पर हमला करेगा और जबरदस्ती निकाह पढ़वाएगा। उसका मकसद मायरा के वालिद के पास मौजूद कुछ पुराने कागजात हासिल करना है जो उसके खिलाफ सबूत बन सकते हैं। दरियाब की आंखों में खून उतर आया। उसकी मुट्ठियां भींच गई। आज रात? दरियाब ने दांत पीस कर कहा। इसका मतलब कि खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। दरियाब ने फौरन अपनी साथियों को हुक्म जारी किया कि टीम तैयार हो जाओ। आज रात मायरा के घर के आसपास मुकम्मल घेरा डाल लो। कोई भी मशकूक आदमी बचकर नहीं जाना चाहिए। मैं वहीं अंदर मौजूद होऊंगा। जैसे ही मैं इशारा करूंगा तुम लोग एक्शन में आ जाना। जरियाब वहां से उठ खड़ा हुआ। फकीर का रूप अब खत्म हो चुका था। अब उसे वापस जाकर आखिरी लड़ाई की तैयारी करनी थी। वो जानता था कि आज रात इस घर में क़यामत टूटने वाली है, लेकिन वो ये भी जानता था कि उस क़यामत के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। जरियाब ने घर की तरफ दौड़ लगा दी। उसे मायरा के घर पहुंचना था, इससे पहले कि कालू के दरिंदे वहां पहुंचते। उसके ज़हन में सिर्फ एक ही बात गुंज रही थी कि मायरा, आज तुम्हारा कर्ज चुकाने का वक्त है, सूद समेत। रात की दरमियानी पहर अचानक मायरा के घर का सदर दरवाजा एक जोरदार धमाके से टूट कर गिरा। घर में मौजूद तीनों अफराद हड़बड़ाकर उठकर बैठे। अभी वो कुछ समझ ही पाते कि चार खतरनाक सूरत वाले आदमी हाथों में लाठियां और असला लिए सहम में दंदराते हुए दाखिल हुए। उनमें सबसे आगे वही बदमाश था जो शाम को धमकी देकर गया था।
बदमाश ने आते ही मायरा के बीमार वालिद को गिरबान से पकड़ लिया और घसीटते हुए सेन के बीच में ला भड़का। मैंने कहा था ना कि शाम तक फैसला कर लेना, वरना हम खुद फैसला करने आएंगे, बदमाश ने कराते हुए कहा। मायरा और उसके वालिदा चीखती हुई बाहर भागी। मायरा अपने वालिद के ऊपर गिर गई थी ताकि उन्हें मार से बचा सके। छोड़ दो इन्हें, खुदा के लिए इन्हें मत मारो, मायरा ने रोते हुए फरियाद की। बदमाश ने मायरा को बाजू से पकड़ के एक झटके से खड़ा किया और अपने साथियों से बोला, तलाशी लो कूड़े घर की, वो पुराने कागजात ढूंढो जिसका कालू भाई ने कहा था, और मौलवी को बुला, आज ही इस लड़की का निकाह कालू भाई से होगा। माहिरा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मैं जान दे दूंगी मगर शादी नहीं करूंगी, छोड़ो मुझे, बदमाश ने हंस कर कहा। अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। उसने हाथ उठाया ताकि मायरा के मुंह पर तमाचा मार सके। उसी लम्हे घर की छत से एक परछाई नीचे कूदी और सीधी उन गुंडों के सामने आ खड़ी हुई। ये चमक थी। उन्होंने एक लम्हे के लिए हाथ रोका और सामने खड़ी चमक को देखा। चमक ने वही बर्कीले कपड़े पहन रखे थे। बदमाश ने कहकर आ गया, अरे वाह, तू भी जाग गई, हम तो भूल ही गए थे कि यहाँ एक हिजड़ा भी रहता है। चल हट यहाँ से, वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। जान दर जाकर ताली बजा। लेकिन इस बार चमक ने ना ताली बजाई ना इसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट। उसके खड़े होने का अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। उसकी टांगें मजबूती से जमीन पर जमी थी और कंधे तने हुए थे। चमक ने अपनी साड़ी के पल्लू के नीचे से हाथ निकाला। बदमाशों की हंसी उसके हलक में अटक गई, क्योंकि चमक के हाथ में तालियां नहीं बल्कि एक स्याह रंग की पिस्तौल थी जिसका रुख सीधा उनके सरों की तरफ था। बदमाश हैरत से बोला, ये क्या तमाशा है, खिलौना है क्या? अचानक एक आवाज गूंजी जिससे मायरा और उसके वालिदैन के औसान खता कर दिए। ये आवाज चमक की बारीक आवाज नहीं, बल्कि इंतहाई भारी और रोकदार मर्दाना आवाज थी। हाथ नीचे। आवाज में ऐसी गर्ज थी कि सहन लर्ज उठा। मायरा ने झटके से चमक की तरफ देखा। उस शख्स ने अपने बाएं हाथ से सर पर पहनी हुई नकली बालों की विग नोच कर जमीन पर फेंकी। लंबे बालों के नीचे से मर्दाना बाल और सख्त चेहरा नमदार हुआ। उसे अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया, बाजू से चूड़ियां तोड़कर फेंक दी। अब वहां कोई चमक नहीं खड़ी थी, वहां मेजर जरियाब खड़ा था जिसकी आंखों में शोले दहक रहे थे। जरियाब ने बदमाश की आंखों में आंखें डालकर अपनी असली आवाज में कहा, अगर 1 इंच भी हिले तो गोली माथे के बीच में लगेगी। सहन में सुराटा छा गया। बदमाशों के हाथ से लाठियां छूट गई। मायरा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिमाग ये मंजर कबूल करने से इनकार कर रहा था। वो शख्स जिसके साथ वो पिछले कई दिनों से बातें कर रही थी, जिसे वो अपनी आपा और सहेली समझ रही थी, वो एक मर्द था, और वो भी इतना खतरनाक। मायरा के मुंह से खत बमुश्किल निकला, चमक तुम? जरियाब ने मायरा की तरफ देखे बगैर बदमाशों पर बंदूक ताने रखी और हुक्म दिया कि घुटनों के बल बैठ जाओ सारे, वरना मैं गिनना शुरू कर रहा हूँ। 1, 2। बदमाशों ने खतरा भांप लिया। वो समझ के कि कोई आम आदमी नहीं है। फौरन डर के मारे घुटनों पर बैठ गए। जरियाब ने गरजदार आवाज में कहा, तुम लोगों ने एक कमजोर और शरीफ घराने पर हाथ उठाने की गलती की है। अब तुम सबको कालू समेत ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। मायरा की वालिदा सदमे से दीवार का सहारा लिए खड़ी थी। वालिद हैरत से उस शख्स को देख रहे थे जो चंद लम्हे पहले उनकी बेटियों जैसी थी और अब उसका मुहाफिज बना कर खड़ा था। जरियाब ने अपनी कलाई में मौजूद घड़ी पर एक बटन दबाया और कहा, टीम अंदर आ जाओ, सब काबू में है। अगले लम्हे दीवारें फैलाकर काले लिबास में मलबूस कई मस्ताफ फौजी अंदर कूदे। उन्होंने चारों बदमाशों को दबोच लिया। जनाब ने पिस्तौल नीचे की और मायरा की तरफ मुड़ा। मायरा अभी भी सदमे की कैफियत में थी और उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई अजनबी हो। उसकी आंखों में खौफ, हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात थे। जरियाब ने नर्म लहजे में कहा, मगर अपनी असली आवाज में, डरने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक है। मायरा ने लड़ती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुमने हमसे झूठ बोला, तुम चमक नहीं हो? जरियाब ने गहरी सांस ली और संजीदगी से जवाब दिया, मेरा नाम मेजर जरियाब है, मैं एक मिशन पर था, मुझे माफ करना मायरा बेगम, ये बेस बदलना मेरी मजबूरी थी, लेकिन मेरा मकसद तुम लोगों की हिफाजत और इस नासूर कालू को का खात्मा था। मायरा को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस फकीर से उसने पैसे लिए, जिस चमक के साथ उसने दुख बांटे, सब एक धोखा था। एक लेकिन उसने देखा कि जरियाब ने किस तरह अपनी जान पर खेलकर की इज्जत बचाई है। जरियाब ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि इसको ले जाओ और कालू के अड्डे पर छापा मारो। आज रात इसका किस्सा तमाम होना चाहिए।
پھر وہ مائرہ کے والد کے پاس گیا اور نے سہارا دے کر اٹھایا۔ بابا جی، آپ کو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بیٹا بھی زندہ ہے۔ زریعہ نے مائرہ کی طرف دیکھا۔ مائرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اب ان میں خوف نہیں تھا، ایک عجیب سی شکایت تھی کہ اسے اندھیرے میں کیوں رکھا گیا۔ زریعہ جانتا تھا کہ ابھی بہت سے سوالوں کے جواب دینا باقی ہے، لیکن فی الحال سب سے بڑا خطرہ ٹل چکا تھا۔ اس نے اپنی وگ اور چوڑیاں وہی مٹی میں پڑی رہنے دی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ چمک کا کردار اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے اور اصلی ہیرو سامنے آ چکا ہے۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونج رہے تھے اور سپاہی کالو کے گنڈے کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے۔ گھر کا صحن جو کچھ دن پہلے میدان جنگ بنا ہوا تھا، اب وہاں خوف کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ زریاب نے اپنی ٹیم کے انچارج کو کچھ ہدایت دی، انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ جب آخری سپاہی بھی نکل گیا تو زریاب مرا۔ اس کے سامنے مائرہ، اس کی والدہ اور بیمار والد کھڑے تھے۔ وہ تینوں ابھی تک یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے کیا ہو رہا تھا۔ وہ جسے اپنی بیٹی اور بہن سمجھ رہے تھے، وہ ایک اجنبی مرد اور ایک آفیسر نکلا۔ زریاب سنجیدہ قدموں کے ساتھ ان کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر اب چمک والی کوئی شوقی نہیں تھی، بلکہ ایک ذمہ دار آفیسر کا وقار تھا۔ زریاب نے مائرہ کے والد کے سامنے سر جھکا کر کہا، بابا جی، میں شرمندہ ہوں کہ مجھے آپ کے گھر میں جھوٹ بول کر رہنا پڑا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کالو کو پکڑنے اور آپ لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانے یہی ایک طریقہ تھا کہ میں بیس بدل کر یہی رہوں۔ مائرہ کے والد نے کانپتے ہاتھوں سے زریاب کا کندھا تھپتپایا۔ ان کی آنکھوں میں احسان مندی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تم کوئی بھی ہو، لیکن آج تم نے میری سفید پوشی اور میری بیٹی کی عزت بچا لی۔ اگر تم وقت پر نہ آتے تو یہ درندے ہمیں نوچ کھاتے۔ ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ زریاب نے عاجزی سے کہا کہ احسان نہیں، میرا فرض ہے۔ اچانک مائرہ کی تیز اور غسیلی آواز گونجی، جو اب تک سکتے میں کھڑی تھی اب پھٹ پڑی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ مائرہ نے آگے بڑھ کر زریاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم اسے فرض کہتے ہو؟ تم نے ہمارے جذبات کا تماشا بنایا۔ تم ایک نامحرم مرد ہو اور ہمارے گھر میں رہے، ہماری مجبوریوں کو قریب سے دیکھا اور اندر ہی اندر ہم پر ہنستے رہے ہو۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی کہ لوگ کتنے سادہ ہیں جو تمہاری ہر جھوٹ پر یقین کر بیٹھے ہیں؟ زریاب نے مائرہ کی بات سکون سے سنی۔ وہ جانتا تھا کہ مائرہ کا غصہ بچا ہے۔ زریاب نے نرمی سے جواب دیا، مائرہ بی بی، میں ہنسا نہیں تھا، میں نے تم لوگوں کا دکھ محسوس کیا۔ اگر میں تمہیں اپنی حقیقت بتا دیتا تو تمہارے چہرے کے تاثرات مجھے دشمن کے سامنے بے نقاب کر دیتے۔ تمہاری اور تمہارے والدین کی جان بچانے کے لیے تمہارا لا علم رہنا ضروری تھا۔ یہ ایک جنگ تھی اور جنگ میں جذبات سے زیادہ جان کی اہمیت ہوتی ہے۔ مائرہ نے تلخی سے کہا، بس کرو یہ باتیں، میرے لیے تم صرف ایک جھوٹے اور بہروپی ہو۔ پہلے تم نے فقیر بن کر مجھے بیوقوف بنایا، پھر چمک بن کر میرا بھروسہ جیتا۔ میں نے تم سے اپنے دل کی باتیں کی، اپنے دکھ بانٹے، اور تم صرف اداکاری کر رہے تھے۔ زریاب کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، میں نے اداکاری کی، لیکن اس اداکاری کے پیچھے نیت صاف تھی۔ اور جہاں تک فقیر کی بات ہے تو 50 روپے والا حساب ابھی بھی میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ دل صاف ہو تو ادھار معاف ہو جاتے ہیں، لیکن شاید تمہارا دل ابھی بھی صاف نہیں ہے۔ مائرہ کو اس کی بات میں مزید تیش آیا۔ وہ چیخ کر بولی، میرا دل صاف ہے، تم دغاباز ہو، اب چلے جاؤ یہاں سے۔ مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھ رہی، تم میری نظر میں سب کچھ کھو دیا ہے۔ زریاب نے دیکھا کہ مائرہ اس وقت کچھ بھی سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے میں وقت لگے گا۔ زریاب نے بحث ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مشن مکمل ہو چکا تھا اور اب اس کا یہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ زریاب نے مائرہ سے نظریں ہٹا کر اس کی والدہ کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ماں جی، میں جا رہا ہوں، میری کسی بات سے اگر آپ کا دل دکھا ہو تو مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ زریاب نے اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جس پر اس کا اصلی نمبر لکھا ہوا تھا اور زبردستی مائرہ کی والدہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ میرا نمبر ہے، میں ایک فوجی ہوں، آج یہاں ہوں، کل کہیں اور ہوں گا، لیکن آپ کو کبھی بھی آدھی رات کو بھی میری ضرورت پڑے تو مجھے بس ایک کال کر دیجیے گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں پہنچ جاؤں گا۔ والدہ نے روتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہارا نگہبان ہو، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ زریاب نے ایک آخری نظر مائرہ پر ڈالی، جو اس کی طرف پیٹھ کیے کھڑی تھی اور شدید غصے میں کانپ رہی تھی۔ زریاب کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید ہی بتانا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں مائرہ کے لیے کیا جگہ بن گئی ہے، لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ خدا حافظ، زریاب نے کہا اور تیزی سے مڑا
اور लंबे लंबे कदम बढ़ता टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। जरियाब के जाते ही घर में एक अजीब सी वीरानी छा गई। मायरा ने जब उसकी कदमों की आवाज दूर जाते सुनी तो वो मुड़ी। वो दरवाजे तक भागी और चौखट पर पकड़ कर खड़ी हो गई। बाहर गली में अंधेरा था और जरियाब जा चुका था। मायरा की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो अपने आप से लड़ रही थी। एक तरफ उसका गुस्सा था कि उसका साथ धोखा हुआ और दूसरी तरफ एक अजीब सा एहसास कि वो शख्स चला गया जो उनका मुहाफिज था। वो चाहती थी कि उसे रोके और कहे कि मत जाओ, लेकिन उसकी अना आड़े आ गई। वो वहीं जमीन पर बैठ के और घुटनों में सर देकर रोने लगी। उसकी वालदा ने आकर उसे गले लगा लिया। रात का सुनाटा गहरा हो चुका था। मायरा को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि चमक है और फकीर का किस्सा तमाम हो गया है और अब एक सिर्फ हकीकत बाकी है कि वो अकेले रह गए। दरिया के जाने के बाद 2 हफ्ते गुजर गए थे। मायरा ने के घर में खामोशी का राज था। वो बज़ाहिर अपने कामों में मसरूफ रहती थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जाता। उसे जरिया पर गुस्सा भी था कि उसने झूठ बोला, लेकिन साथ उसकी कमी भी महसूस होती थी। वो चमक की बातें और फकीर की नसीहतें भूल नहीं पा रही थी। एक दोपहर मायरा के वालिद सेन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि अचानक उनके सीने में शदीद तकलीफ हुई। वो दर्द की शिद्दत से कराहे और सीना पकड़कर चारपाई पर गिर गए। मायरा और उसकी वालदा घबरा कर बाहर भागी। वालिद का रंग पीला पड़ चुका था और सांस उखड़ रही थी। वालदा रोते हुए चिल्लाई, मायरा जल्दी कुछ करो, तुम्हारे अब्बू को अस्पताल लेकर जाना है। मायरा के हाथ पांव फूल गए। घर में कोई मर्द नहीं था और ना ही इतने पैसे थे कि वो फौरन कोई बड़ी गाड़ी मंगवा सके। मोहल्ले वाले भी अपनी कामों में गए हुए थे। मायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसे जरियाब का दिया हुआ वो पर्चा याद आया जो उसने जाते वक्त जबरदस्ती उसकी वालदा को दिया था। मायरा ने कांपते हाथों से वो पर्चा ढूंढा। उसका दिल हिचकिचा रहा था कि उस शख्स को कैसे कॉल करे जिसे उसने धक्के देकर निकाला था, लेकिन बाप की जिंदगी का सवाल था। उसने लड़ती उंगलियों से नंबर मिलाया जो दूसरी तरफ से पहले ही गिनती पर उठा लिया गया। हेलो। वही भारी और संजीदा आवाज। मायरा की आवाज रुक गई। मैं मायरा बोल रही हूँ। अबू की तबीयत बहुत खराब है, हमें मदद चाहिए। जरियाब ने एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की और ना कोई फजूल सवाल। उसे सिर्फ इतना कहा कि मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, आप लोग तैयार रहे। ठीक 15 मिनट बाद गली में एक गाड़ी रुकने की आवाज आई। जरियाब तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसने मायरा के वालिद को सहारा देकर उठाया और अपनी गाड़ी में बिठाया। मायरा और उसकी वालदा भी साथ बैठ गई। जरियाब ने गाड़ी हवा की रफ्तार से अस्पताल की तरफ दौड़ा दी। अस्पताल पहुंचकर जरियाब ने भाग दौड़कर डॉक्टरों का इंतजाम किया, दवाइयां लाया और तमाम अखराजात खुद अदा किए। डॉक्टर ने बताया कि अगर आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो जान को खतरा हो सकता था। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि अब वो खतरे से बाहर है। मायरा अस्पताल की राहदारी में बेंच पर बैठी थी। जरियाब उसके पास आया और खामोशी से खड़ा हो गया। मायरा ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एहसान मंदी थी। मायरा ने धीमी आवाज में कहा, तुम क्यों आए? मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। जरियाब ने नरमी से जवाब दिया, मैंने वादा किया था मायरा, और फौजी अपना वादा कभी नहीं तोड़ते, चाहे जंग हो या मोहब्बत। मायरा खामोश हो गई। उसे अपनी बातों पर पछतावा होने लगा। जरियाब ने इस मुश्किल वक्त में साबित कर दिया कि वो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि निभाना भी जानता है। 1 हफ्ते बाद मायरा के वालिद मुकम्मल सेहतयाब होकर घर आए। घर का माहौल अब बदल चुका था। मायरा की वालदा जरियाब की तारीफें करते नहीं थकती थी। एक शाम मायरा के घर के बाहर एक बड़ी और शानदार गाड़ी आकर रुकी। मोहल्ले के लोग हैरत से देखने लगे। गाड़ी में से जरियाब उतरा, लेकिन इस बार वो किसी बेस में नहीं। उसने नफीस लिबास पहन रखा था। वो इंतहाई बावकार लग रहा था। उसके साथ उसके वालिदैन भी थे। जरियाब अपने वालिदैन को लेकर मायरा के घर में दाखिल हुआ। मायरा के वालिद ने उनका इस्तकबाल किया। जरियाब की वालदा ने मायरा को देखा और गले लगा लिया। तो ये है वो लड़की जिसने मेरे बेटे को दीवाना बना रखा है? जरियाब की वालदा ने मुस्कुरा कर कहा। मायरा शर्मा कर किचन में भाग गई। जरियाब के वालिदैन ने मायरा के वालिदैन से साफ बात की। वो मायरा का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आए थे। मायरा के वालिदैन को इनकार की कोई वजह ही नहीं लगी। तो पहले ही जरियाब को अपना बेटा मान चुके थे। चपड़ों की बात पक्की होगी तो जरियाब को इजाजत मिली कि वो मायरा से बात करे। मायरा किचन में खड़ी चाय बना रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। जरियाब दरवाजे पर आया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। तो क्या फैसला है मायरा बीबी? जरियाब ने शोखी से पूछा, क्या इस बहरूपिये के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो?
मायरा ने बनावटी गुस्से से उसे देखा, कहा, मैं क्यों करूं तुमसे शादी? तुमने कदम कदम पर मुझसे झूठ बोला। मैं कैसे मान लूं कि अब तुम सच बोल रहे हो? ज़रिया हंसा और अपनी जेब से 100 रुपए का एक नोट निकाला। ये वही नोट था जो मायरा ने फकीर को दिया था। ज़रिया ने वो नोट मायरा के सामने लहराया और कहा कि नोट पहचानती हो, कि वो वही 100 रुपए हैं जो तुमने उस शाम मुझे दिए थे ताकि तुम्हारा कर्ज उतर जाए। मायरा ने हैरत से नोट को देखा। तुमने खर्च नहीं किए? ज़रिया ने संजीदगी से कहा, नहीं, तुमने ये देकर पैसे का कर्ज तो उतार दिया, लेकिन एक कर्ज अभी भी बाकी है। मायरा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। कैसा कर्ज? मैंने तो 50 के बदले 100 दिए थे, अब क्या बचा? ज़रिया ने मायरा की आंखों में देखते कहा, तुमने मेरे पैसे वापस किए थे, लेकिन उस दिन तुमने मेरी नींदें और मेरा सुकून चुरा लिया था। उस चोरी का हिसाब कौन देगा? वो कर्ज पैसों से नहीं उतर सकता। मायरा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। तो फिर वो कैसे उतरेगा? ज़रिया ने मुस्कुरा कर कहा, उस पर बहुत भारी सूद लगेगा। सूद ये है कि तुम सारी जिंदगी तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरे घर की रौनक बनकर। बोलो मंजूर है? वरना मैं ये 100 रुपए वापस कर दूंगा और पुराना उदाप फिर से शुरू हो जाएगा। मायरा हंस पड़ी। उसकी आंखों में जो नमी थी वो खुशी में बदल गई। उसे सर झुका लिया। मुझे सूद मंजूर है। मायरा ने आहिस्ता से कहा, मैं कर्ज नहीं चुकाऊंगी, मैं सूद दूंगी सारी जिंदगी। सैराब ने वो 200 का नोट मायरा की हथेली पर रख दिया। तो फिर ये डील पक्की? ये नोट अब तुम्हारी सलामी है, इसे संभाल कर रखना। ये हमारी पहली मुलाकात की निशानी है। मायरा ने वो नोट मुट्ठी में दबा लिया। इस 100 रुपए का मामूली सा नोट उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी गवाही बन गया था। एक ऐसी मोहब्बत जो एक उधार से शुरू हुई और जिंदगी भर के साथी बनने पर खत्म हुई।